हेलो फ्रेंड्स, कल हमने आपको बताया था वर्णोच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में बताया था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक होगा संधि। संधि जो शब्द है, सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, संधि शब्द कैसे बनता है और इसमें ये कौन सी संधि में ये। देखिए दोस्तों कि संधि जो शब्द होता है इसमें सम तो होता है उपसर्ग, सम क्या होता है इसमें उपसर्ग, और इसमें होती है डुढाएं। डुढाएं धातु होती है, लेकिन ये डुढाएं इसकी मूल धातु होती है, शेष धातु इसकी धा होती है, ये होती है इसकी धातु। और इसमें की इसमें प्रत्यय होता है, ये होता है इसमें तो कहने का मतलब यह है कि संधि शब्द में सम उपसर्ग, डुढाएं इसमें धातु होती है। डुढाएं तो इसकी मूल धातु होती है और इसकी जो शेष जो धातु होती है वो होती है धा, और इसमें की होता है प्रत्यय। तो इन सभी को मिलाने पर संधि शब्द बनता है। तो सम डुढाएं धातु का धा इसमें शेष रहता है और की इसमें प्रत्यय होता है। जब इसकी अपन संधि बनाते हैं तो क्या हो जाता है कि से में का हो जाता है अनुस्वार, और बाद में आ रहा है यहाँ पर धा, और फिर हो रहा है यहाँ पर की प्रत्यय का ई शेष रहता है, छोटी शेष रहती है। अब नियम ये होता है कि तय वर्ग का वर्ण आ रहा है ये बाद में, तो अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर तय वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है न, और इसके बाद में क्या आ रहा है धा। अब ये ध में जब ये इसका शेष रह जाता है, ध का धा का ध रह जाता है। अब इसमें जब ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये बन जाता है इस तरीके से। अब इन सबको मिलाएंगे तो शब्द बन जाता है संधि। इस तरीके से संधि शब्द तैयार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सम उपसर्ग पूर्वक डुढाएं धातु की प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है। इसके बाद में आता है कि संधि शब्द की परिभाषा, कि परिभाषा क्या होती है। एक बात और कि संधि जो शब्द होता है ये पुल्लिंग में आता है, ये पुल्लिंग का होता है ये शब्द, और इसमें पूर्व पर सवर्ण अनुनासिक संधि होती है। कौन सी होती है इसमें? पर सवर्ण अनुनासिक संधि। ये पुल्लिंग का होता है ये शब्द संधि, और इसमें पर सवर्ण अनुनासिक संधि होती है। कभी पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि संधि शब्द का विच्छेद क्या होता है, तो विच्छेद हम बोलेंगे इसको सम धन धी। और दूसरा इसमें यदि संधि पूछे कौन सी संधि हुई है, तो इसमें पर सवर्ण अनुनासिक संधि होती है। इसके बाद में जो आता है वो आता है इसकी संधि शब्द की परिभाषा, कि परिभाषा क्या होती है, संधि शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो परिभाषा, तो वो संधि की अनेकों परिभाषाएं होती हैं। सबसे पहला यदि हम इसको संस्कृत की भाषा में लें तो ये सूत्र ये क्या कहता है कि वर्ण संधानम, संधानम का मतलब होता है मिलना, मिलन होना। अर्थात वर्ण है यहाँ पर कि वर्णों के मिलन को, वर्ण जब मिलते हैं, दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब उसको ही हम क्या कहते हैं? संधि। अर्थात इसका मतलब क्या है? दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि। जैसे विद्या धन आलय। अब यहाँ पर ध में क्या आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है, आ स्वर वर्ण आ रहा है, और इसके बाद में क्या आ रहा है? आ। तो ये दो वर्ण हुए कि नहीं हुए? एक पूर्व वर्ण तो ये है आ, और उत्तर वर्ण भी क्या है? आ। तो ये दोनों वर्ण मिलेंगे, और जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पारस्परिक मेल होने पर एक आ बन जाएगा। तो यही क्या होती है? संधि होती है। यानी दो वर्णों के पारस्परिक मेल को ही संधि कहते हैं। यहाँ पर संधान जो शब्द दे रखा है, संधान का अर्थ भी क्या होता है? मेल, अर्थात मिलना, संधि होना, वो ही क्या होती है? संधि। जैसे दूसरी परिभाषा इसकी पाणिनि के अनुसार लें, पाणिनि ने जो इसकी संधि की जो परिभाषा बताई है वो बताई है कि पर है सन्निकर्ष संहिता, पर है सन्निकर्ष संहिता। अर्थात ये क्या कहता है कि सन्निकर्ष का मतलब होता है
समीपता, निकटता। और जब दो वर्णों में जब आपस में निकटता होती है, जब समीपता ज्यादा हो जाती है, तब उसे ही क्या बोलते हैं हम, संहिता कहते हैं। और संहिता का शाब्दिक जो अर्थ होता है वही होता है संधि। अर्थात इसका मतलब क्या है कि पाणिनि के अनुसार जो परिभाषा बताई गई वो बताई है कि दो वर्णों में अत्यधिक निकटता या समीपता को संधि कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण है सुधि धन उपास। अब देखिए यहाँ पर सुधि के देह में क्या दे रखा है ई, और बाद में क्या दे रखा है ऊ। तो ये दोनों वर्ण क्या हैं, दोनों वर्णों में अत्यधिक निकटता होगी। तो यहां पर क्या होगा कि दोनों वर्ण एक दूसरे से मिलेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनमें निकटता होगी, निकटता को हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल को भी संधि कहते हैं, और दो वर्णों में अत्यधिक निकटता जब हो जाती है, जब समीप बहुत ज्यादा आ जाते हैं और दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है, तो उसे ही हम संधि कहते हैं। इसकी यदि हम तीसरी परिभाषा लें तो वो ये कहती है कि भाई प्रत्येक संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसकी तीसरी परिभाषा लें तो वो ये कहती है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पूर्व वर्ण दोनों के पारस्परिक मेल से जो विकार का मतलब है यहाँ पर परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पूर्व वर्ण दोनों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब दूसरा उदाहरण में देख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है देव धन आलय। तो देखिए ये तो होता है पूर्व पद, ये होता है उत्तर पद। अब पूर्व पद का बताया था हमने अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण यहाँ पे दे रखा है वे में क्या है, वे को यदि हलंत करेंगे तो अब इसमें से ए अलग हो जाएगा। बाद में क्या आ रहा है, उत्तर पद का पूर्व वर्ण दे रखा है यहाँ पर आ। तो यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण दोनों के पारस्परिक मेल होने से जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। यही क्या होती है, संधि होती है। ये थी तीसरी परिभाषा। चौथी परिभाषा यदि इसी की हम यदि लें तो ये होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो ये हुई संधि की परिभाषा कि किस संधि की परिभाषा क्या होती है, और संधि के किस तरीके से वर्णों का मेल होता है। अत्यधिक समीपता को भी संधि कहते हैं, दो वर्णों के पारस्परिक मेल को भी संधि कहते हैं। संधि में दो बातें चलती है, एक तो होता है संधि विच्छेद और एक होता है संधि युक्त पद। तो संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद एक तो होता है संधि विच्छेद और एक होता है संधि युक्त पद। तो ये दो बातें होती हैं संधि में कि संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या है कि संधि युक्त पद को दो अलग अलग भागों में या टुकड़ों में बांटकर लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं।
संधि युक्त पद को दो अलग अलग भागों में या टुकड़ों में बांटकर लिखने की जो क्रिया होती है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण है पुस्तकालय, ये संधि युक्त पद है। पुस्तकालय ये एक संधि युक्त पद है। अब इसको हम दो अलग अलग भागों में बांटकर लिखेंगे तो पुस्तक धन आलय। अब इसके हमने दो भाग कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, तो ये दो अलग अलग जो हमने भाग किए हैं, जो अलग अलग टुकड़े जो किए हैं, यही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। लेकिन अब इसमें एक विशेष बात ये होती है, नोट ये होता है इसमें कि संधि विच्छेद करते समय जब आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हो तो उन संधि विच्छेद हुए दोनों टुकड़ों का सार्थक अर्थ अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तो वो संधि युक्त जो विच्छेद है वो हमारा गलत होगा। अब इसका हम सार्थक अर्थ बता सकते हैं कि पुस्तक का मतलब तो होता है पुस्तक, और आलय का मतलब होता है घर। यानी अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पुस्तकों का घर, पुस्तक का घर जो होता है उसको हम बोलते हैं पुस्तकालय, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। तो ये हमने जो संधि विच्छेद किया है वो एकदम सही संधि विच्छेद किया है। और यदि मान लीजिए हम इसका संधि विच्छेद यदि इस तरीके से कर देते हैं, पुस्त धन कालय, यदि हम इसका ये करते हैं पू धन इस्तकालय, और यदि हम इसका ये करते हैं पुस्तका धन लय, तो ये तीनों ही विच्छेदों में देख लीजिए पुस्तक का कोई अर्थ नहीं होता, कालय का कोई अर्थ नहीं होता, पू का कोई अर्थ नहीं होता, इस्तकालय का कोई अर्थ नहीं होता, पुस्तका का कोई अर्थ नहीं होता, लय का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो ये तीनों ही कंडीशन में जो संधि विच्छेद जो हमने किया है, अर्थात ये जो तीनों जो टुकड़े जो किए हैं बराबर, तो ये टुकड़े गलत माने जाएंगे। अर्थात क्योंकि इनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये संधि विच्छेद भी गलत ही माना जाता है। नोट में इतना कहेंगे कि दोनों संधि विच्छेद हुए टुकड़ों का, संधि विच्छेद हुए, संधि विच्छेद हुए दोनों टुकड़ों का, दोनों अलग अलग भागों का, भागों का सार्थक अर्थ अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वह संधि विच्छेद गलत होता है, गलत होता है। तो इसको तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? संधि विच्छेद। दो अलग अलग जो भाग हैं इसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद। अब आता है दोस्तों, इसके बाद में आता है संधि युक्त पद। कि संधि युक्त पद क्या होता है? अब संधि युक्त पद का मतलब यह है कि संधि विच्छेद हुए दोनों टुकड़ों को, संधि विच्छेद हुए दोनों टुकड़ों को मिलाकर लिखने की जो क्रिया होती है, एक साथ लिखने की जो क्रिया होती है, वो ही संधि युक्त पद कहलाता है या संधि कहलाती है। कि संधि विच्छेद हुए दोनों अलग अलग भागों को मिलाकर लिखने की क्रिया को संधि युक्त पद कहते हैं। संधि युक्त पद कहते हैं। जैसे नदीस दे रखा है, जैसे
ये दे रखा है नदी धन ईश, नदी धन ईश। अब देखिए दो अलग अलग भाग हैं, दो टुकड़े हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो शब्द बनेगा नदीश। तो ये जो हमने मिलाकर जो लिखा है इसी को ही हम क्या कहते हैं, संधि युक्त पद। इसको बोलते हैं संधि युक्त पद। तो दोस्तों ये हुआ संधि विच्छेद और संधि युक्त पद क्या होता है। संधि विच्छेद का मतलब संधि युक्त पद को दो अलग अलग भागों में बराबर मात्रा में या बराबर टुकड़ों में बांटकर लिखने की जो क्रिया होती है वो तो होता है संधि विच्छेद। और संधि युक्त और संधि विच्छेद हुए जो टुकड़े हैं उनको मिलाकर लिखने की जो क्रिया होती है, जो एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, उसी को ही हम संधि युक्त पद कहते हैं। अब इसके बाद में आता है कि संधि के भेद। तो दोस्तों इसके बाद में आता है संधि के भेद, यानी संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है। तो संस्कृत में जो संधि होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब वो सबसे पहले जो आती है वो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो इस तरीके से इसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि स्वर को संस्कृत में अच के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इस संधि को हम संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। और व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए संस्कृत में इसको हल संधि कहते हैं। तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं, स्वर संधि अर्थात अच संधि, व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, और विसर्ग का कोई नाम नहीं होता तो विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं। अब ये तो हुए इसके भेद। अब आता है कि सबसे पहले जो हम जो संधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि नंबर 1 पर भेद आता है स्वर संधि। इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी स्वर वर्ण के बाद में, किसी भी स्वर वर्ण के बाद में किसी स्वर वर्ण के आने पर दोनों वर्णों के पारस्परिक मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्वर के बाद में स्वर वर्ण का आने पर, स्वर के बाद में स्वर वर्ण के आने पर जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के बाद किसी स्वर वर्ण के आने पर, वर्ण के आने पर जो विकार या प्रभाव, जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नदी धन ईश, यहां पर एक शब्द दे रखा है, विच्छेद दे रखा है नदी धन ईश। अब देखिए दोस्तों कि नदी के दय में क्या आ रही है, यहां पर ई क्या होता है, एक स्वर वर्ण होता है, और ई के बाद में भी क्या आ रही है ई, ये भी क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। तो इसमें इस परिभाषा में बताया था कि यदि किसी स्वर वर्ण के बाद में किसी स्वर वर्ण के आने पर, तो स्वर के बाद में स्वर आया, कोई व्यंजन वर्ण तो नहीं आया, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है, और विकार या प्रभाव क्या होगा, ये दोनों ई मिलेंगी और दोनों मिलकर के एक ई बन जाएगी। पहले तो 2 थी, अब हो गई 1, तो ये जो 1 हुई है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। अर्थात परिवर्तन किसमें हुआ है, स्वर में ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर वर्ण के बाद में किसी स्वर वर्ण के आने पर दोनों वर्णों के स्थान पर जो विकार या प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद में आता है कि स्वर संधि पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्वर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि स्वर वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण कौन से होते हैं, ह्रस्व कौन से होते हैं, और उनको किस तरीके से नाम से जाना जाता है। तो इसके सबसे पहले हम थोड़ा सा स्वर के बारे में जानकारी करेंगे। स्वर वर्ण, देखिए स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है।
तीन भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। नंबर 2 पर आता है दीर्घ स्वर वर्ण और नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर वर्ण। तो इस तरीके से 3 स्वर वर्ण होते हैं। ह्रस्व में तो आते हैं, ये होते हैं ए, ई, ऊ, री, लृ, ये होते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। क्यों? क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे हम ए को बोले ए, ई, उ, री, लृ, तो कहने का मतलब यह है कि इनको बोलने में कम समय लगता है, तो इनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, यानी छोटे स्वर वर्ण। और ये जो होते हैं संस्कृत में वो होते हैं 5। इसके बाद में आता है दीर्घ स्वर वर्ण। तो दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। तो ये होते हैं 8 दीर्घ स्वर वर्ण। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। अब इनको दीर्घ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलने में ह्रस्व स्वर वर्णों से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, इसलिए इनको हम दीर्घ बोलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8, यानी ये टोटल होते हैं 8 दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं 8। और प्लुत जो स्वर होता है वो होता है ओम। अब ओम, इसको जब हम बोलें ओम, तो इसमें 3 स्वर वर्ण मिले होते हैं, ओ, ऊ और मैं। तो यानी ये 3 होते हैं, इसलिए कारण इसको हम प्लुत बोलते हैं। अब ये प्लुत जो स्वर वर्ण होता है इसको स्वर वर्णों में गिना नहीं जाता है, तो इस कारण जो टोटल जो स्वर वर्ण होते हैं वो होते हैं 13 स्वर वर्ण होते हैं। संस्कृत में 13 होते हैं। इस तरीके से 8 और 5 13 हो जाते हैं। तो टोटल कैसे होंगे? ए, आ, ई, ऊ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। तो इस तरीके से ये 13 स्वर वर्ण हो जाते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो लृ जो होती है ना तो ये छोटी होती है ना ही ये बड़ी होती है। तो लृ हमेशा एक ही रहती है, ना तो इसको छोटे में गिना जाता है ना ही इसमें बड़े में गिना जाता है। तो लृ हमेशा एक ही होती है। तो इस तरीके से ये हुआ स्वर वर्णों के बारे में जानकारी। क्योंकि स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वरों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरों का लिखने में, बोलने में और उनको सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए स्वर की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है कि स्वर वर्णों की जानकारी के बाद में आता है कि माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र ये किस लिए होते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी संधि को पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेदों को जब हम पढ़ेंगे, चाहे वो व्यंजन संधि के भेदों को पढ़ें, चाहे विसर्ग संधि के भेदों को पढ़ेंगे, तो उनमें क्या होगा? प्रत्येक संधि का कोई ना कोई सूत्र होगा और उस सूत्र में प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्याहार कहां से बनते हैं? वो माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। और माहेश्वर सूत्र जब तक हमको नहीं आएंगे तो हम उन प्रत्याहारों के वर्णों को भी नहीं जान पाएंगे। इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं और कौन कौन से आते हैं और वो किस तरीके से आते हैं। तो देखो, थोड़ी सी शाब्दिक भाषा में बता देता हूं कि प्रत्याहार जो माहेश्वर सूत्र होते हैं ये कुल होते हैं 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। ये 14 सूत्र होते हैं और इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग करते हैं प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए। प्रत्याहारों को
बनाने के लिए प्रत्याहारों को बनाने के लिए माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो प्रत्याहार जो होता है वो माहेश्वर सूत्र को बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या होती है 14। अब 14 जो सूत्र हैं उनको मैं अब नहीं बता सकता, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि लिखने में भी और उसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम अगली वीडियो में माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, संधि के बारे में मैंने आपको संधि की उत्पत्ति बताई, संधि की परिभाषा बताई, संधि का विच्छेद क्या होता है, संधि युक्त पद क्या होता है, संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि का मतलब क्या होता है, स्वर संधि में स्वरवर्ण क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी दी। तो आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा अपना इसी में जुड़ता हुआ माहेश्वर सूत्र। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो आपको यदि कहीं पर भी कोई समस्या आती हो तो बेल आइकन को दबाएं और उसको सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।